हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, एक 20 मीटर लंबी छड़ है, इसके दोनों अंतों पर 8 किग्रा तथा 12 किग्रा भार लटक रहा है। यदि छड़ का भार 6 किग्रा हो तो संतुलन बिंदु 12 किग्रा भार से कितनी दूरी पर होगा। ऑप्शन ए आपका है 1.54 मीटर, ऑप्शन बी आपका है 1.6 मीटर, ऑप्शन सी आपका है 8.46 मीटर और ऑप्शन डी आपका है 1.2 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझिएगा, एक आपका छड़ है इस प्रकार से, इसकी लंबाई जो है 20 मीटर दे रखा है। ओके, इसकी लंबाई 20 मीटर है। उसके बाद से इसमें दो भार लटकाया गया है। एक साइड का जो भार है वो आपका है 8 किग्रा और दूसरे साइड का जो भार है वो आपका है 12 किग्रा और जो छड़ का भार है वो आपका है 6 किग्रा। मान लिया मैंने जो छड़ का भार है उसको मैंने सेंटर में लिया। ये पूरा आपका छड़ की लंबाई 20 है तो आधा 10 मीटर इधर हो जाएगा आपका और 10 मीटर इधर आपका हो जाएगा। मैंने जो छड़ का वेट है उसको सेंटर में लिया है। ओके, बोला है कि संतुलन बिंदु 12 किग्रा भार से कितनी दूरी पर होगा। तो मैं मान लिया कि जो संतुलन बिंदु होगा 12 किग्रा भार से वह आपका डी दूरी पर होगा। यही डी की वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिएगा 8 किग्रा, यहाँ से आपको 12 किग्रा के सापेक्ष निकालना है तो पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी आपको करना पड़ेगा 20 माइनस का डी। अब बात आती है 6 किग्रा की तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 किग्रा के सापेक्ष लेना है तो केवल आपको 10 लेना है डिस्टेंस और माइनस का डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 डी। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। 8 का गुणा 20 में करेंगे 160 माइनस का 8 डी प्लस का आपका हो जाएगा 60 माइनस का 6 डी बराबर आपका हो जाएगा 12 डी। ओके, यहाँ पर 160 और 60 आपका हो जाएगा 220 बराबर ये आपका माइनस 8 डी और माइनस का 6 डी माइनस 14 डी, उधर जाएगा आपका प्लस का 14 डी हो जाएगा, प्लस 14 डी और 12 डी आपका हो जाएगा 26 डी। तो यहाँ से आपका डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 26। 2 से कैंसिल करिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, फिर 2 यहाँ 13, तो 13 से कैंसिल करेंगे तो आपको 13 छः 78 63 91 13 बटी 104 6 और 0 13 चौको 52 8 0 13 पचे 65 13 छक 78 तो 8.46 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आपका है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन बी आपका है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन सी आपका दिया है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक और ऑप्शन डी आपका दिया है कोई उत्तोलक नहीं। तो आपको फिगर इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर भार W है, उसके बाद से यहाँ पर आपको आयास दे रखा है P, आयास यहाँ पर हो गया P। जो P आपका होता है A आपका होता है आयास और जो आपका W होता है A होता है भार और जो आपका AF होता है A आपका होता है आलम्ब। तो जब आलम्ब के एक ही तरफ भार और आयास दोनों होते हैं तो वह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, यदि भार और आयास एक दूसरे के करीब हो, मतलब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक से कम दूरी पर हो, तो वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। जैसा ये फिगर मैंने बनाया है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का, ऐसे ही तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, लेकिन जो आपका भार और आयास होता है वो कुछ नजदीक होते हैं।
जो आया आपका भार होगा यहाँ ना होकर के यहाँ हो सकता है। ओके, यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक से नजदीक होगा। ओके, जो फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, उसमें आलंब के एक तरफ आपका भार होता है और दूसरी तरफ आपका आयास होता है। ओके, तो ये आपको तीनों उत्तोलक समझ में आ गया होगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो जो ये आपका फिगर दे रखा है वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का एग्जांपल दे रखा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका है 4 गुना, ऑप्शन बी आपका है 3 गुना, ऑप्शन सी आपका है 2 गुना और ऑप्शन डी आपका है 8 गुना। तो आपका होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मैंने मान लिया कि जो प्रारंभिक दाब हमारा P1 था और बल मेरा F1 था और क्षेत्रफल A1 था। कंडीशन आपको ये बोला है कि बल को दोगुना कर देते हैं, तो बल को दोगुना करने पर मान लीजिए दाब आपका P2 हो जा रहा है। बल को दोगुना, प्रारंभिक दाब का आपका F1 था, इसको दोगुना कर दिया यानी 2F1 हो गया। फिर आपको बोला है कि क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं, यानी क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका A1 था, इसको आधा कर देते हैं तो A1/2, तो P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 4F1/A1। तो A आपका प्रारंभिक दाब है और A आपका चेंज करने पर दाब है, बदलने पर दाब है। तो आप देख रहे हैं कि F1 और A1, तो क्या यही 4 गुना हो रहा है, यानी यदि हम बल को दोगुना क्षेत्रफल को आधा करते हैं तो जो दाब होगा हमारा वह प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सदिश राशि है। ऑप्शन ए आपका है दूरी, ऑप्शन बी आपका है चाल, ऑप्शन सी आपका है वेग और ऑप्शन डी आपका है द्रव्यमान। तो सदिश राशि आपका वेग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। ऑप्शन ए आपका है 90 डिग्री, ऑप्शन बी आपका है 180 डिग्री, ऑप्शन सी आपका है 45 डिग्री और ऑप्शन डी आपका है 0 डिग्री। तो दो समान वेक्टरों को लिया जा रहा है। मान लिया मैंने दो वेक्टर मैंने पी और की, लेकिन आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि समान वेक्टर लेना है, तो मैंने पहले भी वेक्टर को पी ले लिया और दूसरे भी वेक्टर को मैंने पी ले लिया। परिणामी बोला है शून्य, यानी f की वैल्यू जो आपको दे दिया है वो शून्य, तो रख देते हैं। होता है आपका f बराबर p² धन q² धन 2pq cos अल्फा। तो f का मान आपको 0 लेना है, p² हो गया। अब q का भी मान आपको p लेना है, तो ये भी आपका p² हो जाएगा प्लस 2p हो गया। q का भी मान आपको p लेना है, क्यों? क्योंकि समान वेक्टर है, उसके बाद से आपका हो जाएगा cos अल्फा। तो यहाँ से p² 2p² इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -2p² बराबर 2p² cos अल्फा। a2p² कैंसिल, तो cos अल्फा बराबर आपको मिलेगा -1। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? cos 90 + 90 करेंगे बराबर आपका हो जाएगा cos 180 डिग्री, यानी आपके 180 डिग्री का मान हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किग्रा की पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है। जी का मान आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका दे दिया 2.45 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका दे दिया 4.25 सेकेंड, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 24.5 सेकेंड और ऑप्शन डी आपको दे दिया 0.245 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा क्वेश्चन में आपको दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। सामर्थ्य आपको दे दिया है 30 किलोवाट, यानी P की वैल्यू आपको दे दिया है 30 किलोवाट। किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपको मिल गया 30,000 वाट। ओके, फिर उसके बाद से 150 किग्रा पिंड, यानी m की वैल्यू जो आपको दे दिया है 150 किग्रा,
फिर उसके बाद से एच की वैल्यू आपको दे दिया है 50 मीटर। फिर उसके बाद से जी का मान आपको दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टी का मान निकालना है। ओके, तो आपका होता है P बराबर W/T। आपने पढ़ रखा होगा W बराबर mgh, तो यहां से P बराबर आपका हो जाएगा mgh/T। आपको T की वैल्यू निकालना है तो T बराबर हो जाएगा आपका mgh/P। m का मान आपको कितना लेना है? m का मान आपको लेना है 150 और g का मान मैं 9.8 ना लेकर के 10 लेता हूं। अभी मैं आपको लास्ट में समझा देता हूं क्यों मैं 10 ले रहा हूं। तो 10 हो गया गुणे h की वैल्यू आपको 50 लेना है, p का मान आपको लेना है 30,000। तो 30,000 ले लेते हैं। तो यहां से आपका 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। ओके, 15 से काटेंगे 30 को तो 15 दूना 30, यानी आपको मिल गया 5/2, यानी 2.5 के करीब आपको आंसर आना चाहिए। 2.5 सेकेंड के करीब आपका आंसर आना चाहिए। तो इसके करीब आप देखिए कौन सा आंसर है। इसके करीब आपका केवल ऑप्शन ए है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि मैं g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेता तो मेरा जो है कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं आसान करने के लिए यहाँ पर g की वैल्यू 10 लिया। उसके बाद से अप्रॉक्सीमेशन में मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक किग्रा भार तुल्य है। ऑप्शन ए आपका 4.8 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी आपका 4.2 न्यूटन और ऑप्शन डी आपका है 981 न्यूटन। तो एक किग्रा भार बराबर पूछा जा रहा है, एक किग्रा भार तो होता है W बराबर mg। m की वैल्यू 1 लेना है, g का मान 9.8, तो कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। इन तरंगों के तरंगदैर्ध्य का अनुपात तथा आवर्तकाल का अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया 4:3 तथा 3:4। ऑप्शन बी आपको दे दिया 3:4 तथा 3:4। ऑप्शन सी आपको दे दिया 4:3 तथा 4:3। ऑप्शन डी आपको दे दिया 3:4 तथा 4:3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका होता है v बराबर n लैम्डा। आपको आवृत्तियों का अनुपात दे दिया है, यानी n1 डिवाइडेड बाई n2 का मान आपको दे दिया है 3:4। तो आपको तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा का मान पूछा जा रहा है। हमको n1 और लैम्डा1 में संबंध चाहिए। तो यहां से हो सकता है आपका n1 लैम्डा1 बराबर n2 लैम्डा2। तो यहां से आपको केवल लैम्डा का संबंध चाहिए, तो यहां से लैम्डा1 बटे लैम्डा2 बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। लैम्डा1 बटे लैम्डा2 बराबर n2 बटे n1। तो आपका n2 का मान कितना है? n2 का मान आपका 4 है और n1 का मान आपका 3 है। तो लैम्डा1 अनुपात लैम्डा2 का मान आपका हो जाएगा 4:3। अब आपको आवर्तकाल का मान निकालना है। तो आपका होता है t बराबर 1/n, या लिख सकते हैं t1 बटे t2 बराबर n2/n1। तो यहाँ से n2 का मान आपको कितना लेना है? n2 का मान आपको 4 लेना है और n1 का मान आपको 3 लेना है। तो a आपका तरंगदैर्ध्य का अनुपात हो गया और a आपका आवर्तकाल का अनुपात हो गया। तो क्या हो जाएगा 4:3 और 4:3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका ठोस व गैस में, ऑप्शन बी आपका है ठोस व द्रव में, ऑप्शन सी आपका है गैस व द्रव में, ऑप्शन डी आपका है ठोस द्रव गैस तीनों में। तो अनुप्रस्थ तरंगें ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ में से h गहराई पर कुल दाब है। ऑप्शन ए आपका है HDG से अधिक, ऑप्शन बी आपका है HDG के तुल्य, ऑप्शन सी आपका है HDG से कम और ऑप्शन डी आपका है 0।
तो डी घनत्व वाले पृष्ठ से एच गहराई पर जो कुल दाब होता है वो एच डी जी के तुल्य होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बार गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा, ऑप्शन ए आपका है 200 ग्राम, ऑप्शन बी आपका है 500 ग्राम, ऑप्शन सी आपका है 0 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारहीन गुब्बारे में यदि 250 ग्राम जल भरा है तो जल में इसका भार 0 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन ए आपका है केवल दाब पर, ऑप्शन बी आपका है केवल आयतन पर, ऑप्शन सी आपका है केवल ताप पर और ऑप्शन डी आपका है दाब तथा ताप दोनों पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रखा है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए आपका है 3000 कैलोरी, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 30000 कैलोरी, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 4000 कैलोरी और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यम की वैल्यू दे दिया है 600 ग्राम, ओके। उसके बाद से आपको T1 का मान आपको दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 का मान आपको दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको विशिष्ट ऊष्मा यस की वैल्यू आपको दे दिया है 1। तो यहां से आप डेल्टा टी का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा टी का मान कैसे निकालते हैं, T2 माइनस का T1, तो 80 माइनस 30 करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आपको Q की वैल्यू निकालना है तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आपका होता है एमएस डेल्टा टी। m की वैल्यू आप रख दीजिए 600, s की वैल्यू आप रख दीजिए 1, डेल्टा टी की वैल्यू आप रख दीजिए 50। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, फिर 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका 30,000 कैलोरी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन बी आपका है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी आपका है अवतल तथा उत्तल दोनों, ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं पर यदि ये पूछा जाता कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं तो उत्तल लेंस, लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। ऑप्शन ए आपका दिया है 3:2:1, ऑप्शन बी आपको दिया है 2:3:1, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 1:2:3 और ऑप्शन डी आपको दिया है 3:1:2। तो जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है उसको बीटा से, जो आयतन प्रसार गुणांक होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के बीच संबंध पूछा जा रहा है तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर आपका होता है 1:2:3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माना किसी वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V0 तथा घनत्व D0 है तथा T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वस्तु का आयतन Vt तथा घनत्व dt हो जाता है। तो निम्न में से सही संबंध है। गामा आपको दे दिया वास्तविक प्रसार गुणांक है, ऑप्शन ए आपको दे दिया है dt बराबर D0 1 माइनस गामा t इंटू टी, ऑप्शन बी आपको दे दिया है D0 बराबर dt 1 माइनस गामा t, ऑप्शन सी आपको दिया है dt बराबर D0 1 प्लस गामा इंटू टी, ऑप्शन डी आपको दे दिया है D0 बराबर dt 1 प्लस गामा इंटू टी। तो जहां पर वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन आपको V0 घनत्व D0 और T ताप पर Vt और dt दे दिया है, इसमें जो होता है आपका सही संबंध वो होता है आपका dt बराबर D0 1 माइनस गामा t इंटू का t। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। वह रंग है, ऑप्शन ए आपका है बैगनी, ऑप्शन बी आपका है लाल, ऑप्शन सी आपका है हरा और ऑप्शन डी आपका है पीला। तो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में
बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सबसे कम आवृत्ति जो होती है वो होता है लाल रंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वस्तु का वायु व जल में भार क्रमशः W1 तथा W2 हो तो उसका आपेक्षिक घनत्व होगा। ऑप्शन ए आपका है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1। ऑप्शन बी आपका W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। ऑप्शन सी आपका दिया है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। ऑप्शन डी आपको दे दिया है ए। तो किसी वस्तु का वायु और जल में भार W1 और W2 दे दिया हो तो उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो आपका होता है वस्तु का वायु में भार डिवाइडेड बाय वस्तु के भार में कमी। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका है 260 ओम। ऑप्शन बी आपका दे दिया 250 ओम। ऑप्शन सी आपका दे दिया 205 ओम और ऑप्शन डी आपका दे दिया 25 ओम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको t का मान दे दिया है 4 मिनट। 4 मिनट, तो मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 60 हो जाएगा। ये आपका सेकंड में हो गया। ओके, उसके बाद से 3 एम्पियर आई की वैल्यू जो दे दिया है वो आपका दे दिया है 3 एम्पियर। फिर उसके बाद से आपको जो W का मान दे दिया ऊष्मा का मान वो 540 किलो जूल है। तो किलो को जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ओके, उसके बाद से आपका प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो आपका होता है W बराबर I स्क्वायर RT। आपको R की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप R बराबर क्या लिख सकते हैं, W बटे I स्क्वायर T लिख सकते हैं। तो W का मान आपको कितना लेना है, 540 गुणे 1000 बटे I स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। T का मान आपको लेना है 4 गुणे का 60। A0 से A0 कैंसिल, 6 9 54 90 हो गया। फिर 9 जाइए 90 हो गया। फिर यहाँ से आपका 100 गुणे 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 बट्टे का 4। यहाँ से 1000 बट्टे 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 250 ओम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। ऑप्शन ए आपका सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूर दृष्टि से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी 0.40 मीटर है। इस दोष के निवारण हेतु उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए आपका औसत तथा 6.67 सेमी। ऑप्शन डी आपका दिया है उत्तर तथा 6.67 सेमी। ऑप्शन सी आपका दे दिया है उत्तर तथा 66.7 सेमी। ऑप्शन डी आपका दे दिया औसत तथा 66.7 सेमी। तो दूर दृष्टि दोष की बात की जा रही है। आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको v का मान आपको दे दिया है माइनस का 0.40 मीटर दिया है। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसको भी आपको माइनस में लेना है और u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि फाई चुंबकीय प्लस बीटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्षेत्रफल है तो उसके बीच संबंध होगा। ऑप्शन ए आपका है b बराबर फाई बाई ए। ऑप्शन बी आपका दिया फाई बराबर b बाई ए। ऑप्शन सी आपका दे दिया है a बराबर b इंटू फाई। ऑप्शन डी आपको दे दिया है b बराबर फाई बाई ए। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई b और a में जो संबंध होता है वो आपका होता है फाई बराबर b इंटू ए। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा आपको दे रखा है b बराबर फाई बाई ए। ऐसा ऑप्शन में आपको दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत ऊर्जा
मापने का यंत्र है, ऑप्शन ए आपका है स्विच, ऑप्शन डी आपका है वाट घंटा मीटर, ऑप्शन सी आपका दिया है वोल्टमीटर और ऑप्शन डी आपका दिया है प्लग। तो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र वाट घंटा मीटर, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संलग्न परिपथ में R1 और R2 में बहने वाली धाराओं का अनुपात, इस प्रकार से फिगर आपको दे रखा है, चार ऑप्शन दिए हैं, 1:2, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 2:1, ऑप्शन सी आपको दिया है 1:1 और ऑप्शन डी आपको दिया है 2:2। तो इस फिगर को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध है ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो हर जगह समान होता है। हर जगह समान होने का रीजन ये होता है कि जो धारा होता है श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, तो धारा कहीं पर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कहीं पर इधर उधर सिग्नल में जाता नहीं है। तो इस तरीके से जो धारा का मान होता है वो पूरे परिपथ में सेम होता है। इस तरीके से जो R1 और R2 में धारा का मान होगा वो 1:1 ही होगा, यानी समान धारा बहेगी दोनों प्रतिरोधों में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है μ0/4π होता है, ऑप्शन ए आपका है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका दिया है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर, ऑप्शन डी आपका सी आपको दे दिया है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपको दिया है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पीयर। तो जो आपके μ0/4π का मान होता है, μ0/4π का मान होता है वो 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।